गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छा, आई नो दैट आई हैड टोल्ड यू कि हम लोग आज प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। फिर मुझे एक चीज क्लिक हुई। प्लांट फिजियोलॉजी तो बेटा आपके क्लासेस में भी स्टार्ट हो गए होंगे, तो आपको ज्यादा टाइम मिला होगा पढ़ने के लिए एंड रिवाइज करने के लिए। अगर हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो यूजुअली क्या होता है, एनिमल फिजियोलॉजी भी बहुत ज्यादा हैवी वेटेड चैप्टर है। तो मुश्किल ये हो जाती है कि बच्चों को ज्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हम लोग पहले एनिमल फिजियोलॉजी करते हैं, फिर प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ऐसा मैंने सोचा। तो वैसे पहला चैप्टर तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, बट आपके सिलेबस में नहीं है, उसको निकाल दिया गया है, तो इसीलिए उसको मैं नहीं पढ़वा रही हूँ। उसके अलावा जो भी है चैप्टर्स वो हम लोग करेंगे। ठीक है, सो यस, कुछ भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स। ऑलराइट, चलो, yes, and please make sure you keep on texting in the chat box so that I get to know whether you're understanding or not what I'm teaching. ठीक है, तो समझना तो है ना भाई, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं, है ना? चलो, तो लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट द क्लास। सो बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो अब सब लोगों को पता है कि ब्रीदिंग क्या है ना? आई थिंक सब लोगों को पता ही है बेटा। ब्रीदिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है। ओके, एक प्रोसेस है जो हम लोग रोज करते हैं। अगर हमने करना छोड़ दिया तो आप क्या कहोगे? हाँ भाई, अभी ये बंदा जिंदा नहीं है, शायद लोक सिधार गया होगा। ओके, तो आप कह लो एवरी पर्सन हैज टू कीप ऑन ब्रीदिंग टू से दैट ही इज अलाइव। ठीक है, ब्रीथ करते रहना हमारा काम है, काम नहीं है, इट्स लाइक कंपल्सरी वर्क समझ लो। ठीक है, अब बेटा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में। ओके, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बेटा। रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। ओके, रेस्पिरेशन बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे समझ लो सेलुलर रेस्पिरेशन हम कहते हैं, एंड लाइमेलर रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वो आएगा। फिर दूसरे दूसरे टाइप के रेस्पिरेशन रहते हैं जो कि सेल्यूलर है। ओके, यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, चीजों का ब्रेकडाउन होता है बेटा। अगर मैं कहूं तो नॉर्मल भाषा में जब हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ओके ओके, तो नॉर्मल भाषा में हम जब रेस्पिरेशन कहते हैं तो क्या होगा? जिसे समझो आप लोग खाते हो। ओके, आज आपने क्या खाया था? आज आपने खाया था इडली चटनी। तो आपके पेट में इडली जाएगी। ओके, वो इडली क्या होगी? वो फिर डाइजेस्ट होने स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब क्या है, ये जो बड़ा बड़ा इडली के चंक्स के पीसेस थे अभी छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो जब वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा बेटा? अल्टीमेटली इट हैज टू पास थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, पहले आप खाओगे, फिर वो जाएगा ईसोफेगस में, योर फूड पाइप। फूड पाइप से जाएगा स्टमक में, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअली एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, जो भी आपने खाया है वो डाइजेस्ट होता है, कुछ पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ स्टमक में, कुछ ना अमाइलोस जैसे जो होते हैं ना स्टार्ची मटेरियल्स, वो माउथ से ही डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अमाइलेस एक एंजाइम है, वो स्टार्ट कर देता है जब हम राइस वगैरह खाते हैं, तो स्टार्ची कंपोनेंट वो हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन इट टेक्स प्लेस इन अ वेरिड प्लेसेस। माउथ में भी होता है, ओके, स्टमक में भी होता है, कुछ अमाउंट का लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है। बट कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, जो कंप्लीट डाइजेशन जो हम कहते हैं ना, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ओके, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे बहुत ज्यादा न्यूमरस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं विलाई। वो विलाई क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे सारा न्यूट्रिएंट्स एंड दे पास ऑन टू द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सेल्स। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब ये होने के चलते, ओके, ये तो डाइजेशन हो गया न्यूट्रिएंट्स का। अब जब आप खाते हो तो आपको इससे एनर्जी भी मिलती है। अब वो एनर्जी ऑब्टेन करना खाने से इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। डाइजेशन में डाइजेस्ट कर लिया, वेस्ट चीजों को आपने एनस के थ्रू बाहर कर लिया, जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अब्सॉर्ब हो गए। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो खाते हो आप वो होगा फिर ब्रेक डाउन स्मॉलर पीसेस से, सो दैट यू विल गेट द एनर्जी। आप बोलोगे मैम एनर्जी कैसे आएगी? बेटा हमारा जो बॉडी है, एनर्जी हमेशा एटीपी में चलती है हमारे बॉडी के अंदर।
ठीक है, तो एनर्जी करेंसी कहते हैं एटीपी को। ऑलराइट, तो एटीपी ही एक मेन सोर्स है हमारे बॉडी में एनर्जी का। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे एनएडीपी है, जीडीपी है, बट इसमें एटीपी को ही हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो अभी रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा, ये सेलुलर वर्क है। ओके, ये रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा है सेल के चैप्टर में। तो हमने क्या पढ़ा था, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब ये क्या करता है, एनर्जी देता है ना। जो हम खाते हैं उसी से तो एटीपी बनती है, उसी से तो एनर्जी बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में यही होता है बेटा। ओके, सो सिंपल भाषा में मैं कह लूं, द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल टू रिलीज द एनर्जी फॉर ऑल द बायोलॉजिकल वर्क। कुछ भी बायोलॉजिकल वर्क करना है तो एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बात करना हो, आंखों से देखना हो, फ्रेंड को मारना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, सोना भी हो। बेटा सोने के टाइम पे तो कुछ काम नहीं करते, फिर भी हमको रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए वहां पे भी एनर्जी चाहिए होती है। लिटरली आंखें ब्लिंक करने से लेके हर चीज में हमको एटीपी चाहिए। तो ये है बेटा, ये सेलुलर होता है ये इनसाइड। बट ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जहां पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड विथ आवर बॉडी, विथ द एटमॉस्फियर। ठीक है, तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, वेराज रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंस डाला है दोनों के बीच में। ब्रीदिंग देख लो, इट इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब इत्तुते थे तब से पढ़ते आ रहे हो, है ना, है ना। क्या है ब्रीदिंग, मीन्स आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देते हो। ठीक है, ये फिजिकल प्रोसेस है, मैंने बोला ना सिर्फ यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। इसमें कौन से ऑर्गन्स ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर यहाँ पे काम में आ रहे हैं, वो है बेटा हमारा लंग्स। ओके, तो लंग्स आर द वेरी बिग ऑर्गन्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स सो दैट एनर्जी रिलीज हो। मैंने बताया ना, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे एनर्जी निकलती है, और ये सेलुलर लेवल पे होती है। सेलुलर लेवल मतलब सेल्स के अंदर होती है। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रिलीज होगा बेटा, आपके बहुत सारा एटीपी, एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो याद रखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी, ब्रीदिंग। ये भी हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन भी पढ़ेंगे हम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। वहां पे आप ग्लाइकोलाइसिस देखोगे, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। वहां पे आप एक्चुअली देखोगे कैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपीज बनते हैं। ओके, सो हमारे मतलब हमारे सेल्स में भी बनते हैं और प्लांट्स में भी बनते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस, वहां पे भी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, हमारे बॉडी में भी जरूरत है। ठीक है, तो चलो ये एक मेन डिफरेंस है। आई होप दिस इज क्लियर। अब बेटा ये एक्चुअली आप अगर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ के आते तो ये आपको अच्छे से पता होता, बट मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। फिर भी मैं समझती हूँ आपने पढ़ा होगा आपके क्लासेस में। ओके, तो देखो बेटा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या होगा, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो ये ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, एक्चुअली इसी को हम कहते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ओके, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, बट वो छोड़ दो, अब उस प्रोसेस को छोड़ दो। अब हमने क्या करना है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम देखो 3 प्रकार से एनर्जी को विड्रॉ कर सकते हैं। पहले पायरुवेट होगा, ग्लूकोज पहले पायरुवेट होगा। पायरुवेट के बाद इसके अलग अलग फेट हैं, इसको हम कहते हैं फेट्स ऑफ पायरुवेट। ओके, तो पायरुवेट है ना, कहाँ पे भी जा सकता है। फर्स्ट ये क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट जो है ना वो ऑक्सीडेशन होता है बेटा, यहाँ पे इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है। ओके, तो पायरुवेट क्या करेगा, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट सेल में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ईस्ट सेल क्या करेगा, एथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, तो देखो एनर्जी मिल रही है हम लोगों को। ओके, तो ये कब होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब कब, और एक प्रोसेस है इन ह्यूमन मसल सेल्स। ओके बेटा, अब सब देखो ब्रीदिंग हम लोगों को पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रेस्पिरेशन क्या है मैंने आपको समझाया नहीं है ना, मैंने प्लांट फिजियोलॉजी नहीं किया, तो इसीलिए मैंने एक स्लाइड डाला है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि रेस्पिरेशन क्या है एंड ब्रीदिंग क्या है। तो इसीलिए ये एक स्लाइड है, डरना नहीं है।
ठीक है। तो पायरुवेट के फेट्स कहते हैं बेटा इसको। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ईस्ट सेल में होता है, तो वहां पे क्या होगा, एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, एंड इवेंचुअली हमको एनर्जी मिलती है। समझो एनर्जी कितनी मिलेगी, 2 ATPs जितनी एनर्जी मिलेगी यहाँ पे। ओके। अब हमारे बॉडी में क्या होता है बेटा, नॉर्मली हमारे बॉडी में आप जो खाते हो फूड, वो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, फिर वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल करेगा, ईटीएस करेगा और एनर्जी मिलेगी। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है। कई केसेस में क्या होता है, जैसे समझ लो आप रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हो, आप भाग रहे हो, या फिर योगा कर रहे हो, या फिर आप कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो। अब क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपके जो मसल सेल्स हैं, ओके, आपके जो मसल सेल्स हैं, अब वो एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है ना, आप एकदम से भागा भागा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो वहां पे ना एक डिफरेंट टाइप का चेंज होता है। वहां पे क्या होता है, पूरा प्रोसेस नहीं होता, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, फिर एटीपी, इतना लेट प्रोसेस नहीं होता। अब बॉडी इतना एक्टिवली एनर्जेटिक मोड में है तो ये प्रोसेस चेंज कर देता है, ये पायरुवेट से सीधा लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना देता है। ठीक है। अब इससे होगा क्या, आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, इंस्टेंट एनर्जी, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, इसकी वजह से आपको फैटीग रहेगा, आपके बदन में थकान रहेगी और मसल्स में पेन रहेगा। आप करोगे ना, 2 दिन आप एक्सरसाइज करो, तीसरे दिन आपको एकदम से पूरी बॉडी पेन आ जाती है, मतलब इतना थकान हो जाता है, हर एरिया में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा एनर्जी यूज की थी। उस एनर्जी कैसे आई थी, ऐसे आई थी, मसल सेल्स ने लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी बनाया था। तो इससे क्या होगा, आपको फेटीगनेस, टायर्डनेस, मसल पेन, सारी चीजें आती हैं। इंस्टेंट एनर्जी तो आ जाती है, इसका ड्रॉबैक ये एक है। अब समझो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये नॉर्मल ये होता है हम प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। तो इसके लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करता है, और यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। सो यहाँ पे समझ लो 28 एटीपीज, ऐसा मैं बताऊंगी कितने एटीपीज, तो यहाँ पे ज्यादा होता है। ऑलराइट। तो ये क्या है, ये बेटा प्योरली रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ये रेस्पिरेशन है। बट हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग पे हम लोग अभी ध्यान देते हैं। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है। यस, वेरी गुड, 38। वेरी गुड सिद्धि भारती, शायद आपने पढ़ा होगा, है ना। तो टोटल मैं सारों का टोटल करूं तो 38 ही होता है। ओके। चलो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। पहले बेटा क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। चलो, तो पहले हम लोग देखते हैं जनरल बॉडी सरफेस। ये कहाँ पे होता है, बॉडी सरफेस से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, उनके स्किन के थ्रू या फिर उनके जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ये लोग रेस्पायर करते हैं। ऑलराइट। चलो, देन ये हो गया लोअर वर्टिब्रेट्स का, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स का। नाउ कमिंग टू स्किन एंड मॉइस्ट क्यूटिकल। ओके, कुछ लोग तो जितना भी बॉडी सरफेस है उससे रेस्पायर कर, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म से स्किन से भी होता है, एंड देन मॉइस्ट क्यूटिकल, इसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो अर्थवर्म्स में होता है, एम्फिबियंस में होता है, लीच में होता है। ठीक है। तो स्किन से वो लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, एंड देन मॉइस्ट क्यूटिकल। अब यहाँ पे देख लो, ये अर्थवर्म क्या करेगा, इसके लिए कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो इसको बॉडी का जो सरफेस है, जो स्किन है, उसके थ्रू ही इसको रेस्पायर करना पड़ेगा। एंड देन फ्रॉक्स, कि फ्रॉक्स की अलग कहानी है, मैं फिर बताती हूँ। एंड देन ये लीच, देखो इस शक्कर के थ्रू इसने सक करके ऐसे बैठा हुआ है ह्यूमन स्किन को। देन ट्रेकियल ट्यूब्स। ओके, ट्रेकियल ट्यूब्स, तो ट्रेकियल ट्यूब्स कहाँ पे आप देखोगे, इंसेक्ट्स में, सेंटिपीड में, मेलिपीड, एंड देन स्पाइडर। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। तो ये इवॉल्व हो रहा है बेटा, आप देख रहे हो, आप ना छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिजम्स में जा रहे हो। बड़े मतलब हाईली इवॉल्व्ड आर मैमल्स। ओके, हाईली इवॉल्व्ड वालों को तो हम मैमल्स कहते हैं, तो उनकी बात हो रही है। अब छोटे से जब हम मैमल्स पे जाते हैं तो क्या होगा, जो ऑर्गन्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, वो मॉडिफाई होते जाते हैं, वो इवॉल्व होते जाते हैं। बेटा जब आप एवोल्यूशन पढ़ते हो तो लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, पानी से। ठीक है,
तो पानी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होंगे, फिर वो आते आते धीरे धीरे करके, आपने पढ़ा है ना ये सब कुछ, धीरे धीरे करके हम लोगों को एम्फीबियंस मिले जो पानी में और लैंड में दोनों रहते हैं। फिर एम्फीबियंस के बाद आप देखते जाओ कि लैंड एनिमल्स बने, फिर वहां पे बहुत ज्यादा करते करते हम लोगों को मिला है। ये सब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम में सब पढ़ के आए हो, है ना? यस यस सिद्धि, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग हायर ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं मॉडिफिकेशन होते जाता है, तो यहाँ पे इन इंसेक्ट्स में हम क्या देखेंगे, ट्रेकियल ट्यूब्स। ये बहुत ज्यादा मॉडिफाइड नहीं है, बट हाँ ओके, ये कुछ हद तक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में हेल्प करता है। ऑलराइट, देन कमिंग टू नेक्स्ट, ये होते हैं बेटा गिल्स। ओके, गिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ओके, तो गिल्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, फिशेस में, टैडपोल्स एंड देन प्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे इन्होंने दिखाया है, दीज आर गिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे गिल्स होते हैं, तो ये रेस्पायर करते हैं थ्रू दीज गिल्स। देखो यहाँ पे दीज आर गिल्स। जो लोग वेजिटेरियन बच्चे हैं बेटा, अजीब फील मत करो, क्या करें बेटा, स्टडी पर्पस के लिए हम लोग दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो टैडपोल्स में हो गया, फिर फिशेस में हो गया, प्रॉन्स में। ओके, तो प्रॉन्स ये देखो, ये है प्रॉन। ओके, झींगे कहते हैं उसको हिंदी में, झींगे। ओके, तो इन प्रॉन्स में भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, देन कमिंग टू हायर एनिमल्स विच आर हाईली एवॉल्व, तो इनके पास होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, थ्रू लंग्स। तो लंग्स में क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर इन्वॉल्व्ड विद द पल्मोनरी रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स से होती है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके क्या होगा, कैसे होता है सब कुछ। ठीक है, चलो, तो अब हमको बेटा सबका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं हम लोग पढ़ सकते। जैसे आप बोलोगे मैम हम लोग कैट का भी पढ़ना चाहते हैं, डॉग का भी पढ़ना चाहते हैं, मुझे इतना, कोई स्टूडेंट बोलेगा कि मैम मैं डियर का पढ़ूंगा, कोई बोलेगा कि मैं क्या किसका पढ़ूंगा, कोई और ऑर्गेनिज्म का, चीता का पढ़ूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, आपके सिलेबस में सिर्फ ह्यूमंस का है तो आपको ह्यूमंस का ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोलोगे कि जू में जितने हैं सारों का मैम आप पढ़वाइए, नहीं बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, तो हमारे सिलेबस में क्या है, हम लोग वही पढ़ेंगे सिर्फ। तो ह्यूमन है। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो, तो पहली चीज क्या होती है, पहली चीज क्या है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हम लोग जब कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व हैं। तो क्या क्या इन्वॉल्व है हम लोग वो देखते हैं। What is pulmonary? बेटा pulmonary is something which is related to respiration and lungs. Okay, lungs को relate करके जब हम कहते हैं तो इसको हम कहते हैं pulmonary. ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कार्डियक, कार्डियक वर्ड हम लोग हार्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यस, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, आपने रेज किया है हाथ, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। मैंने अभी सिद्धि का आंसर दे रही थी, हाँ। तो अभी कार्डियक समझो, और समझो सार्कोमा। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना। ओके, तो सारे कुछ के लिए कुछ बने हुए होते हैं। अब मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया कार्डियक। ओके, कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट, वैसे पल्मोनरी है बेटा, इट इज रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, इसके लिए इसके में कोई बायोलॉजिकल इतना हैवी मीनिंग वाला वर्ड नहीं है, बस इसको हम कहते हैं कि लंग्स से रिलेटेड है। ठीक है सिद्धि जी, ऑलराइट, तो मैं समझ रही हूँ कि इनको पता लग गया होगा। ऑलराइट, देखो बेटा, अब लोग हम यहाँ पे देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पे हमने दो में डिवाइड कर लिया है, एक अपर एंड एक लोअर। ठीक है, तो अपर में क्या होगा, यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारे नॉस्ट्रिल्स आते हैं। ओके, नॉस्ट्रिल से शुरुआत होती है हमारे रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग की। तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो भी हवा है बाहर की वो अंदर जाएगी। तो नॉस्ट्रिल से कहाँ पे जाएगी बेटा, नेसल कैविटी कहते हैं इसको। ठीक है, तो नेसल कैविटी या फिर नेसल चेम्बर, ये यहाँ पे जाती है। ठीक है, यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाने के बाद फिर कहाँ पे जाएगी, इट विल पास थ्रू अ कॉमन पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन पैसेज आता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। अब आप मुझे पूछोगे मैम कॉमन पैसेज मतलब किसके लिए कॉमन। बेटा ये कॉमन है दोनों के लिए, जैसे विंड पाइप और फूड पाइप। ओके, जब हम लोग माउथ की बात करते हैं ना, तो माउथ की बात,
तो आप मुंह से क्या करते हो, खाते हो, नाक से क्या करते हो, सांस लेते हो, है ना। तो बट होता क्या है बेटा, एक्चुअली चीजें होती क्या है, आप नाक से भी सांस लोगे, खाना खाओगे, तो वो दोनों जाके एक जगह पे मिलते हैं, खाना भी और सांस भी। तो उस प्लेस को, उस कॉमन पैसेज को हम कहते हैं फेरिंग्स। अब देखो, यहाँ से आपने खाना खाया, ये यहाँ पे गया, और यहाँ से हवा गई, तो दोनों जाके फेरिंग्स में मिल रहे हैं, तो दिस फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ठीक है। तो अब फेरिंग्स के बाद यहाँ पे दो आ जाते हैं चेंजेस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, दो इनके पार्टीशन हो जाते हैं, और ये एंटीरियर की तरफ जो है ना, ये जाएगा बेटा विंड पाइप में। ओके, इसको हम कहते हैं कॉमन भाषा में विंड पाइप, और इसको कहते हैं कॉमन भाषा में फूड पाइप। ओके, फूड पाइप कहते हैं। अब विंड पाइप में जब ये जाएगा तो यहाँ पे एक आएगी ओपनिंग। ओके, तो दोनों में ओपनिंग आती है बेटा, दोनों में ही ओपनिंग आती है। ठीक है, तो हम जो विंड पाइप की ओपनिंग है इसको हम कहते हैं, ओके, इसको हम कहते हैं बेटा ग्लॉटिस। इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, ये ओपनिंग ऑफ किसका है, ट्रेकिया का ओपनिंग है। ओके, ये ग्लॉटिस कहते हैं। और यहाँ पे फूड पाइप जो ईसोफेगस है, इसका ओपनिंग को हम कहते हैं बेटा गलेट। ओके, गलेट। तो फूड पाइप को हम लोग साइंटिफिक नेम में या फिर बायोलॉजिकल नेम में क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस कहते हैं बेटा। ईसोफेगस में हमारा जो फूड है वो जाएगा पेरिस्टालसिस के थ्रू। ऐसा पेरिस्टालसिस मतलब ऐसा मूवमेंट, लेट मी शो यू। पेरिस्टालसिस मतलब ऐसा रहेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे 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 करके हमारा फूड मूव होते जाता है हमारे ईसोफेगस में। ठीक है, तो विंड पाइप को हम कहते हैं बेटा ट्रेकिया। अब यहाँ पे दिख रहा है ट्रेकिया, अब ये विंड पाइप है, कॉमन भाषा में विंड पाइप कहते हैं, आपको समझ में आने के लिए मैंने बताया। तो ट्रेकिया का ओपनिंग है ग्लॉटिस एंड फूड पाइप का ओपनिंग है गलेट। ठीक है, तो अब बेटा, अब क्या होता है ना, अब यहाँ ये फेरिंग्स है, समझो ये फेरिंग्स है, कॉमन पैसेज। अब यहाँ से खाना भी आ रहा है, यहाँ से हवा भी आ रही है। अब क्या होता है, कई बार हम लोग जब बात करते करते खाते हैं ना, बात करते करते जब खाते हैं, तो हवा भी अंदर आ रही है और खाना भी अंदर हो रहा है। तो इस केसेस में क्या होगा, कभी कभार जो खाना ईसोफेगस में जाना चाहिए था वो विंड पाइप में आ जाता है। ओके, विंड पाइप में आ सकता है और आ भी आएगा भी। तो इसीलिए हमारे बॉडी में एक प्रोटेक्शन कवरिंग है, इसको हम कहते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ओके, ग्लॉटिस इज अ ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। एपी मतलब above, एपी वर्ड कम्स above, हाइपो मीन्स बिलो, एपी मीन्स above बायोलॉजी में। तो इस ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस क्या करेगा, इसका प्रोटेक्शन करेगा, ताकि जो खाना है वो इसोफेगस में ही जाए, ट्रेकिया में कंफ्यूज करके ना आ जाए, इसीलिए। ठीक है, तो ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, गलेट इज द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस का ओपनिंग है। अब देखो, ओके, अब ग्लॉटिस के थ्रू यहाँ पे अंदर गए, तो अंदर जाते ही बेटा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं लैरिंग्स। ओके, ग्लॉटिस के अंदर आते ही आपको क्या मिलेगा, लैरिंग्स। ठीक है, तो लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ओके, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लैरिंग्स है। ओके, तो लैरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स के बाद, ओके, फिर लैरिंग्स के बाद ये कंटिन्यू हो जाएगा ट्रेकिया में। ओके, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। ठीक है, अभी एंटायर स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। अब आपको क्या याद रखना है, दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो ये जो हमारा ट्रेकिया है ना बेटा, दिस ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया है हमारा वर्टिब्रेट है ना। ऑब्वियसली बेटा ये चैप्टर आप पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सर्विक्स होता है। ओके, यहाँ पे सर्विक्स होता है, यहाँ से यहाँ तक थोरैसिक होता है, फिर यहाँ पे लंबार रीजन कहते हैं, फिर यहाँ पे सैक्रम एंड कॉकिक्स, ऐसे करके हमारा जो वर्टिब्रेट है वो प्रेजेंट होता है। अब हमारे जो लंग्स हैं, ओके, तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो बेटा हमारा जो थोरैसिक जो है ना, यहाँ पे थोरैक्स इनवर्टिब्रेट, तो मैं क्या बोल रही हूँ, इनवर्टिब्रेट नहीं बेटा, वर्टिब्रेट्स में। ओके, तो ये जो भी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इजी भाषा में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं इसको। तो यहाँ पे जो फिफ्थ थोरैसिक बोन है,
ओके, तो यहाँ पे ऑपोजिट में आपको मिलेंगे लंग्स। ठीक है, मैं मतलब क्या करूं, ऐसे आपको समझाने के लिए बस ड्रॉ करके बता रही हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ थोरैसिक ओके बोन के पास आपको मिलते हैं लंग्स। ओके, तो वर्टिब्रल लेवल में फिफ्थ थोरैसिक, ये याद रखना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको, ये जो ट्रेकिया है इसमें ना कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, और ये जो रिंग्स हैं बेटा ये हाफ रिंग्स हैं, जैसे समझ लो सी शेप्ड रिंग्स। ओके, जो रिंग्स हैं ये सी शेप्ड रिंग्स हैं। ओके, ये पूरा कवर नहीं करते बेटा, दे डजेंट कवर होल, मतलब ऐसे सर्कल नहीं बनाते। अगर ऐसे सर्कल बनाएंगे तो यहाँ पे बेचारा बाजू में इसोफेगस होगा। इसोफेगस का काम तो पेरिस्टालसिस करना है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा कभी रिलैक्स करेगा। अब हमारा अगर ये फुल शेप हो ना सी तो ये हमारे जो ट्रेकिया के अबाव पे जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं अगर ये फुल्ली शेप रहेंगे तो इसोफेगस जो है वो डैमेज हो जाएगा। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सिर्फ सी शेप्ड के रिंग्स होते हैं जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ओके, वो आपको याद रखना है। फिर ट्रेकिया से आप अंदर आते जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स। ओके, सो दीज ब्रोंक्यूल्स आर स्टार्टेड फ्रॉम ट्रेकिया, पहले प्राइमरी आएगा फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स के बाद यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आर एंडेड विथ एल्वियोलाई। Okay, so alveoli are like small balloon-like air sacs. Okay, तो इन एयर सैक्स में बेटा क्या होता है, आपका जो ऑक्सीजन है वो वहां पे एक्सचेंज करता है। अब एक्सचेंज का प्रोसेस वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कैसे एक्सचेंज होगा। देखो बेटा, अल्टीमेटली हम लोग ब्रीदिंग कर ही क्यों रहे हैं, है ना। हमारे बॉडी में सेल्स हैं, तो सेल्स के लिए ऑक्सीजन पहुंचाना हमारा काम है। अब हम ऑक्सीजन पहुंचाना चाह रहे हैं तो कैसे पहुंचाएंगे। अब नेसल चेम्बर के थ्रू ट्रेकिया में गया, ट्रेकिया से ब्रांक्यूल्स में गया, फिर एल्वियोलाई में गया। अब एल्वियोलाई में जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होंगे, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे समझ लो ये हमारा एल्वियोलाई है और यहाँ पे ब्लड कैपिलरी होगी। तो इस ब्लड कैपिलरीज को हमने क्या पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है। ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको लेना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज। ओके, एक्सचेंज पार्ट है ये। बट जहां तक ये एल्वियोलाई तक हमारा ऑक्सीजन जाता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है, तो नेसल चेम्बर से लेके एल्वियोलाई तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल एल्वियोलाई तक जो भी पार्ट है उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से कंडक्ट होते हैं। कंडक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट बेटा, सिंपल भाषा में ट्रांसपोर्ट होते हुए एल्वियोलाई में आता है। एल्वियोलाई में कैपिलरीज जो होते हैं ना, ब्लड कैपिलरीज, वहां पे एक्सचेंज करता है। तो यही हमारा उद्देश्य है। ओके, यही हमारा उद्देश्य है। चलो अब देखते हैं, मैंने बताया ना, तो दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। एक पेयर्ड लंग्स, ओके, लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स और फिर ये एल्वियोलाई होते हैं, भरे हुए होते हैं। ओके, तो ये हमारा एयर पैसेज है जहां से नॉस्ट्रिल से थ्रू ट्रेकिया तक जाता है। ठीक है, तो अब देखो, ओके, एयर पैसेज इज द कंडक्टिंग पार्ट। ओके, एयर पैसेज हम कहते हैं ना, एयर ट्रैक, ये कंडक्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई। ओके, जो हवा है बाहर की वो एल्वियोलाई तक पहुंचाती है। ऑलराइट, देन इट क्लियर्स एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। अब आप मुझे पूछोगे मैम वो कैसे, ये कैसे फॉरेन पार्टिकल्स जो है एयर का वो क्लियर करता है। देखो बेटा, जब हमारा जो हवा है ये ट्रेकिया में जाता है ना, तो ट्रेकिया कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ट्रेकिया कुछ ऐसा दिखता है। तो इस ट्रेकिया के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। इन सेल्स का नाम बेटा प्लीज लिख लो, इसको हम कहते हैं बेटा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड। हाँ बेटा, किसका डाउट है, somebody has raised hand, किसका डाउट है। सीलिएटेड एपिथेलियम दिख रहा है, इज इट विजिबल, शुड आई चेंज द इंक। ओके, अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आपके ट्रेकिया में बेटा ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसका नाम है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये नाम याद रखो, कभी कभार पूछ लेता है। अब ये देखो, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, तो इसका मतलब क्या है, तो ट्रेकिया के अंदर, या सिद्धि भारती हैव चेंज्ड, यस, मुझे ही फील हुआ कि इतना अच्छा विजिबल नहीं है,
मैं ब्लैक में कन्वर्ट कर लिया इसको, ठीक है। चलो, तो सीलिया प्रेजेंट होंगे तो सीलिया क्या करेगा, आप जो हवा लेते हो उसमें अगर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल है, डस्ट है, वो ट्रैप करता है, वो ट्रैप करके क्या करेगा, वापस बाहर भेजेगा। तो आपको अल्टीमेटली क्या आएगी, अच्छी स्नीज आएगी, ठीक है, स्नीज आएगी। अच्छी बोल के आप जो छींकते हो ना, स्नीजिंग, तो स्नीजिंग होती है। तो व्हाट इट इज अल्टीमेटली, जब आप डस्ट में जाते हो तो स्नीजिंग बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया में सीलिया काम कर रहा है, इट इज throwing away all the dust particles. Okay, इसके अलावा बेटा this air tract humidifies and bring the air to body temperature. अब बेटा आप समझ लो, आप हो कश्मीर में, ठीक है, आप कहाँ पे हो, आप कश्मीर में हो। कश्मीर में कितना होगा, समझ लो -5 डिग्री सेल्सियस है अभी कश्मीर में। तो आपका बॉडी टेम्परेचर से तो ये बहुत कम है ना, ये बहुत कम है, वेरी लेस टेम्परेचर। तो अब क्या होगा, -5 डिग्री की हवा आपके बॉडी में जा रही है, तो इट हैज टू कम टू योर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर में बदलना बहुत जरूरी है, और ये कहाँ पे होता है, हमारे एयर ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। तो इसको बेटा यहाँ पे क्या होगा ना, हम जब नेसल चेम्बर पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है नेसल कॉन्के। ओके, नेसल कॉन्के कहते हैं इसको। तो नेसल कॉन्के क्या करेगा, हमारा जो हवा आ रही है उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, उसमें मॉइस्चर डालेगा, फिर वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे हो रही हैं, हमारे एयर पैसेज में हो रही हैं, हमारे एयर ट्रैक में हो रही हैं। जब एटमॉस्फेरिक एयर हमारे सिस्टम के अंदर जाएगा तो ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन होना जरूरी है, मतलब हवा में मॉइस्चर ऐड होना चाहिए, एंड देन द एयर शुड कम टू द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब बेटा ये सेल्स का नाम याद रखो, जो ट्रेकिया के अंदर सीलिएटेड सेल्स हैं बेटा, ये वो सेल्स हैं, ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। अब कुछ बच्चे पूछेंगे मैम ब्रोंकाइल ब्रोंक्यूल्स में कौन से सेल्स होंगे। ओके, तो ब्रोंक्यूल्स में बेटा आप लिख लो यहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स में बेटा यहाँ पे होंगे स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ओके, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम। मतलब सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे आप लोग क्यूबॉइडल सेल्स यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपने यूज किया था कोलमनार। आई होप सब लोगों को कोलमनार एंड क्यूबॉइडल में डिफरेंस तो पता होगा, आप लोग पढ़ के आए हो ना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर, तो वहां पे आपने कोलमनार सेल्स पढ़ा है, जो कॉलम लाइक होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस बेसल पोर्शन में रहता है। कुछ सेल्स होते हैं क्यूब शेप्ड, क्यूबॉइडल कहते हैं उनको। तो दोनों ही सीलिएटेड होते हैं बेटा, इवन ब्रोंक्यूल्स आर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, एंड जो ट्रेकिया है वो भी कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो ये जो पैसेज है, जो कंडक्टिंग पार्ट है, कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होगा, इट स्टार्ट्स विद द नॉस्ट्रिल्स, ओके, नॉस्ट्रिल्स से स्टार्ट होता है, फिर जाएगा नेसल पैसेज में, ओके। तो नेसल पैसेज मतलब यहाँ पे होता है ना, इसको कहते हैं नेसल पैसेज। तो नेसल पैसेज से नेसल चेम्बर, दैट इज नेसल कैविटी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेटा नेसल कैविटी, दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से ये जाएगा नेसोफेरिंग्स में। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, मैम नेसोफेरिंग्स कहाँ है, बेटा फेरिंग्स को ही ये लोग नेसोफेरिंग्स कह रहे हैं। मैंने बोला ना, फेरिंग्स इज अ कॉमन लोकेशन, ओके, कॉमन लोकेशन है। तो आप फिर आप मुझे पूछोगे मैम जो फूड पाइप का है उसमें क्या होगा, वहां पे कुछ और फेरिंग्स का नाम होगा, नहीं, वहां पे हम लोग कॉमन फेरिंग्स ही कहते हैं, बट यहाँ पे इन लोगों ने दिया है नेसोफेरिंग्स, ठीक है। तो नेसोफेरिंग्स से जाके, फेरिंग्स इज अ कॉमन स्ट्रक्चर, वहां से फिर ग्लॉटिस में जाएगा। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, मैंने आपको बताया था ना ट्रेकिया का ओपनिंग है। तो ट्रेकिया का जो ओपनिंग ग्लॉटिस है, इसके ऊपर एक फ्लैप शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, दैट इज एपिग्लॉटिस। जब खाना हम लोग खाते हैं, जब हम खाने को स्वॉलो करते हैं, तो यूजुअली एपिग्लॉटिस क्लोज्ड होता है, ओके, ग्लॉटिस क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस। जब हम खाना नहीं खा रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेके लगा रहे हैं, तब ये ओपन रहता है, एपिग्लॉटिस ओपन रहता है। जब हम खाना खा रहे हैं तब क्लोज्ड रहता है, ठीक है। फिर ग्लॉटिस के बाद आएगा लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं उसको। देन कम्स ट्रेकिया, ओके, ट्रेकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है,
okay, which is made up of haline cartilage होता है वहां पे. Then primary bronchi, then comes secondary bronchi, फिर tertiary bronchi. ओके, तो टर्शरी ब्रोंकाई के बाद कौन मिलेगा आपको? टर्मिनल ब्रोंकाई. ओके, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो है, यहां से आपको एल्वियोलाई मिलते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकस, फिर यहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर ये टर्शरी ब्रोंकस, टर्शरी से यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आपको क्या मिलेगा? एल्वियोलस. ठीक है, अब ये एल्वियोलस में जाने से पहले ये कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे. ओके, दिस इज एल्वियोलर डक्ट, इसको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट. तो एल्वियोलर डक्ट से ये अभी जाएगा एल्वियोलाई में. ओके, सी एल्वियोलाई इज अ प्लूरल, एल्वियोलस इज सिंगुलर. समझ में आ रहा है ना? सिंगुलर प्लूरल किसको कहते हैं? एक सिंगुलर, बहुत सारे प्लूरल. तो प्लूरल हम एल्वियोलाई को कहते हैं, एल्वियोलस इज अ सिंगुलर. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में जाएगा, फिर वहां से आपको एल्वियोलर डक्ट एंड देन एल्वियोलाई. तो ये डक्ट है बेटा, दिस इज डक्ट. सो डक्ट से एल्वियोलाई में जाएगा. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे डक्ट्स हैं बेटा, एंड यहाँ से आपको एल्वियोलर चीजें मिल जाती हैं. तो बेटा देयर विल बी मिलियंस. कितने होंगे? मिलियंस में आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. इतने एक दो नहीं हो रहते, ये बहुत ज्यादा रहते हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, सो मेनी. तो अब कुछ चीजें आपकी बुक ने दी हैं, तो देखते हैं. हाँ देखो बेटा, ये एपिग्लॉटिस है. ओके, एपिग्लॉटिस मैंने बोला ना, फ्लैप शेप्ड स्ट्रक्चर, ये एपिग्लॉटिस है. ठीक है, तो ये दिखाया है इन लोगों ने. एंड देन यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्टिलेजेस हैं, बीच में कुछ लिगामेंट्स हैं, कुछ मसल्स हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा ट्रेकिया. ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रेकिया. अब देखो यहाँ पे, larynx is a sound box or voice box, is a cartilaginous box which helps in the sound production. Okay, मैंने बोला ना, हम जो आवाज निकालते हैं larynx से निकालते हैं. During swallowing, glottis is closed by epiglottis. मैंने बोला ना, जब हम swallow करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो ट्रेकिया का ओपनिंग है ग्लॉटिस, वो क्लोज्ड रहता है बाय फ्लैप शेप्ड स्ट्रक्चर. ओके, क्या है ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप. Okay, it helps to prevent the entry of food into the larynx. मतलब larynx या फिर ट्रेकिया में जाने से रोकने के लिए एपिग्लॉटिस जो है वो फ्लैप क्लोज रहता है ड्यूरिंग फूड स्वॉलो. ठीक है, देन फिर जाएगा ट्रेकिया में. देन ऑल ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स. मैंने बोला ना, ये इनकम्प्लीट होते हैं, विच लुक्स लाइक अ सी शेप्ड. ओके, सी शेप्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ये दीज आर कार्टिलेजिनस हाफ रिंग्स. अब आप मुझे पूछोगे, मैम ये इनका जरूरत ही क्या है? बेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेजेंट होते हैं. आप ये फील कर सकते हो बेटा, यू कैन फील दिस, यू कैन टच हियर. अब इसको फील कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, चलो, सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चेम्बर. बेटा द वर्ड थोरैसिक चेम्बर कम्स फ्रॉम थोरैक्स. थोरैक्स कहाँ से आया? मैंने बोला ना, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ओके, द वर्टिब्रल कॉलम. तो उस वर्टिब्रल कॉलम में मैंने बोला सर्विक्स, थोरैसिक, लंबार, सैक्रम, कॉकिक्स, ये होता है लंबा सा आपका वर्टिब्रल कॉलम. तो उसमें आपका जो थोरैक्स रीजन है, वहां पे फिफ्थ जो थोरैक्स है, वहां से लंग्स निकलते हैं. तो इसको हमने कॉमनली क्या कह दिया? इसको हमने ऐसे कह दिया कि लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चेम्बर. ओके, एंड किसके ऊपर है हमारे लंग्स? डायफ्राम के ऊपर है. ये देखो बेटा, दिस इज डायफ्राम. ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये डायफ्राम. तो लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी और द थोरैसिक चेम्बर विच लाइज अबव द डायफ्राम. ये डायफ्राम के ऊपर है. ठीक है, चलो, अब क्या देखना है आपको? ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा. अब आप मुझे पूछोगे, क्यों कवरिंग चाहिए? बेटा अगेन प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन बेटा, प्रोटेक्शन इज वेरी मच नेसेसरी. तो ईच लंग इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा. ओके, हम जो लेयर है उसका नेम दिए हैं बेटा, नेम इज प्लूरा. तो आउटर प्लूरा को हम कहते हैं आउटर पेराइटल प्लूरा, इनर वाले को विसरल प्लूरा. याद रखो, आउटर वन इज पेराइटल, बाहर वाला पेराइटल है, इनर वाला विसरल है.
और ये दो प्लूरल लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जो फ्रिक्शन को अवॉइड करता है बाय गिविंग लुब्रिकेशन। मतलब जब आप सांस लेते हो, सांस लिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट हुआ लंग्स का, रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स के चक्कर में क्या होता है, आपके दो लेयर्स जो प्लूरल लेयर्स हैं वो स्क्रैच हो सकते हैं, रब हो सकते हैं। तो इस केस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ने क्या डाला है, हम लोग ने नहीं, धरती ने डाला है, नेचर ने, दैट इज फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड विच गिव्स लुब्रिकेशन बिटवीन टू लेयर्स एंड प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एक मिनट, यहाँ पे आने से पहले अब देखो बेटा, ये लंग्स का जो है ना, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो। ओके, तो ये जो लेफ्ट वाला है, आप जो लेफ्ट देख रहे हो ना, लेफ्ट वन, तो आप ये लेफ्ट समझ लो, ये राइट समझ लो। ठीक है, ऑब्वियसली बेटा आपने 9th से 10th में सब पढ़ा है ना। तो फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा और आपको दे रही हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यूजुअली हम इसको जो लेफ्ट में है ना, उसको लेफ्ट नहीं कहते हैं, उसको राइट कहते हैं। टू बी प्रिसाइजली काम करते हैं हम लोग ऐसे ही लेते हैं। ओके, जो हमारे लेफ्ट में है ना, वो उस बंदे का राइट रहता है। ओके, वो किस क्या रहता है बेटा, वो उस बंदे का राइट होता है। तो जो लेफ्ट में होता है उसको हमेशा याद रखो, उसको राइट में हम लोग कंसिडर करते हैं। जो राइट में होता है वो लेफ्ट में। सेम गोस विथ हार्ट, तो राइट का है या लेफ्ट का है। ठीक है, क्योंकि उस पर्सन का राइट एंड लेफ्ट लेना है हमको। तो राइट वाला हमेशा कैसे रहता है, ये शॉर्टर रहता है। ओके, ये शॉर्टर रहता है एंड ब्रॉडर रहता है, थोड़ा बहुत ब्रॉडर रहता है। एंड इट हैज 3 लोब्स, इसमें 3 लोब्स रहते हैं। एंड जो लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाले में क्या है बेटा, लेफ्ट वाला थोड़ा लॉन्गर है। आप देखो डायग्राम देखो, लॉन्गर है, स्लेंडर है, मतलब पतला है, लंबा है, पतला है, और इसमें सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट है। ओके, इसमें सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट है। राइट वाला छोटा है, मोटा है, 3 लोब हैं। लेफ्ट वाला लंबा है, पतला है, 2 लोब। ओके, शॉर्टर 3 लोब्स, लॉन्गर 2 लोब्स। ठीक है, तो अब आप राइट में देखते जाओ तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 3 लोब्स है ना, तो इसके बीच में यहाँ पे लेयरिंग आती है ना। तो इसके भी नाम है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ओके, 1 और 2 के बीच वाला लेयर, ओके 1 और 2 के बीच वाला लेयर को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर। ओके, हॉरिजॉन्टल फिशर इसको कहते हैं, जो 1 और 2 के बीच में होता है। और 2 और 3 के बीच में जो होता है इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। ओके, सो इसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। बेटा इसको नोट करो, टेक इट डाउन इन योर एनसीईआरटी। अब ना एनिमल फिजियोलॉजी जितनी एनसीईआरटी ने दे रखा है, आप उतना ही पढ़ो तो काफी है। फिर भी मैं थोड़ी चीजें इधर उधर एक्स्ट्रा आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि चांस नहीं ले सकते, पॉसिबिलिटी है कि वो भी पूछ दे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो है ये भी ऑब्लिक फिशर ही है। ओके, सो 1-2 का लेफ्ट लंग में जो है वो भी ऑब्लिक फिशर ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, हमारे जो लंग्स हैं रफली ट्रायंगल है, पेड़ है, थोड़ा रफली ट्रायंगुलर है। पेड़ मतलब 2 हैं, एक लंग नहीं है हमारे पास, 2 लंग है। थोरैसिक कैविटी में है या फिर थोरैसिक चेम्बर में है, डायफ्राम के ऊपर है। राइट वाले में 3 लंग्स हैं, लेफ्ट वाले में 2 लंग्स हैं। एंड जो लंग्स हैं प्रोटेक्टेड बाय 2 लेयर, ओके, जिसको हम कहते हैं प्लूरा, बाहर वाला पेराइटल, इनर वाला विसरल। ठीक है, तो दोनों लेयर्स के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो फ्रिक्शन को अवॉइड करके लुब्रिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 लोब्स के बीच में, लेफ्ट में 2 लोब्स के बीच में जो लेयर है या फिर क्या कहते हैं पार्टीशन है, उसको हम कहते हैं ऑब्लिक फिशर। एंड यहाँ पे राइट में 1 और 2 के बीच वाले को कहते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, और 2 और 3 वाले के बीच को हम कहते हैं पार्टीशन को ऑब्लिक फिशर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नाउ तो लंग्स क्या है बेटा, लंग्स चीज क्या है, लंग्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आएगा, फिर ब्रोंकियोल्स आएंगे, फिर एल्वियोलाई। ठीक है, ब्रोंकाई भी आएगा, ब्रोंकियोल्स भी आएंगे, फिर एल्वियोलाई आएगा। ये सारा बन के हम कहते हैं इसको लंग्स। ओके, तो एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स फॉर्म रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने बताया ना, जो एल्वियोलाई है वो बेटा क्या करेंगे, एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जो बच्चों को नहीं पता एक्सचेंज क्या है, बेटा एक्सचेंज की बात हो रही है, मैंने बताया ना, कैपिलरीज होंगे एल्वियोलाई के नीचे, तो वो कैपिलरीज से ऑक्सीजन
अब कैपिलरीज को ऑक्सीजन मिलेगा, कैपिलरीज से एल्वेओलाई को कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। सो एल्वेओलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। जैसे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, न्यूरॉन, ओके वैसे करके नेफ्रॉन जो किडनी का है, ऐसे एल्वेओलाई लंग्स का है। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है। अब बेटा रेस्पिरेशन में स्टेप्स होते हैं, है ना, जब हम रेस्पायर करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो इसमें प्रोसेस में इसको स्टेप्स रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसको हम कहते हैं बेटा पल्मोनरी वेंटिलेशन। ओके, द वर्ड पल्मोनरी मींस इट रेफर्स विद द लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेशन को रिलेट करता है, लंग्स को रिलेट करता है, तो हम इसको पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलो अब मैंने बोला ना बेटा, आई थिंक सिद्धि आपको समझ में आ गया ना, पल्मोनरी वाली चीज आपने आंसर नहीं किया। जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हुआ है तो उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, सार्कोमा मतलब मसल्स के, मसल्स को रिलेटेड होता है। चलो ओके, तो पहले ब्रीदिंग होती है। ओके, ब्रीदिंग होती है विच इज पल्मोनरी वेंटिलेशन। यहाँ पे एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज बिटवीन द लंग, एल्वियोलाई एंड ब्लड। ठीक है, पहले आपने ब्रीथ किया, इनहेल, ब्रीदिंग में इनहेल एक्सेल दोनों प्रोसेस आते हैं। आपने इनहेल किया, इनहेल करने के बाद जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से कैपिलरीज को जाएगी, कैपिलरीज से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वहां पे होगा गैस का ट्रांसपोर्ट, फिर एक्सचेंज होगा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ठीक है, तो ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होगा, तो टिश्यूज के अंदर क्या होंगी, सेल्स होंगे। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा, वो टिश्यूज में जाके ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है सेल्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, सेलुलर एंड टिश्यू का रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ पार्ट, अब कैसे कहूं बेटा, जो हम ब्रीदिंग कहते हैं ना, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी। मैंने बताया ना, पाइरुवेट के 3 फेट्स, उसमें लास्ट वाले में माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी हमको ब्रीदिंग करनी है, ऑक्सीजन चाहिए। और जिंदा रहने के लिए, सांस लेना है तो उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये चीजें थोड़े स्टेप्स हैं आपके रेस्पिरेशन में जो आपको जानना है। ठीक है, अब हम बेटा कॉन्सेंट्रेट करते हैं ब्रीदिंग में। ठीक है, तो ब्रीदिंग में क्या क्या होता है, एक होता है इंस्पिरेशन, दूसरा एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा, एक्टिव इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, बाहर से एटमॉस्फेयर से हम लंग्स में ले रहे हैं, दैट इज इंस्पिरेशन। लो मेरे साथ, लो, इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन, हवा को बाहर काढ़ा। ओके, तो पैसिव एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। ओके, आप इसे फोर्सफुली काट रहे हो तो वो डिफरेंट नेम है, बस आप नॉर्मली काट रहे हो तो उसका भी डिफरेंट नेम है, अभी वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो वहां पे आएगा आपका टाइडल वॉल्यूम। ओके, फिर IRV, ERV, वो सब चीजें आती हैं। तो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन हो गया। अब देखो, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है, ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक सेकेंड, ये चीजें मैं बताती हूँ यहाँ पे। इन चीजों में आने से पहले, ओके, इसमें आने से पहले आपको ना 2 चीजें याद रखनी है। ओके, 2 चीजें आपको पता होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, रिब केज, ओके, रिब केज इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द लंग्स, ये लंग्स के लिए प्रोटेक्शन है। ओके, लंग्स के लिए प्रोटेक्शन है। अब क्या होगा, जब आप सांस लेते हो या फिर छोड़ते हो तो यहाँ पे कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो अब रिब केज जो है ना बेटा, इस रिब केज के बीच बीच में क्या होते हैं, कुछ मसल्स रहते हैं। उन मसल्स में बेटा 2 टाइप के मसल रहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल कोस्टल मसल्स। ठीक है, ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द रिब्स। ठीक है, रिब्स के बीच में होते हैं बेटा। ओके, जो बाहर वाला है 2 लेयर में होते हैं, जो बाहर वाला है वो एक्सटर्नल है, जो इनर वाला है वो इंटरनल है। ठीक है, चलो, तो अभी इंस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, टाइम तो नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, आप ना हवा अंदर लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब डायफ्राम जो है वो फ्लैटन होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, डायफ्राम फ्लैटन होता है। ओके, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है।
ओके जो बाहर वाला जो लेयर है, जो रिब केज के बीच में रहता है मसल, उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, वर्टिकल वॉल्यूम या फिर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीजेस। बेटा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का क्या मतलब होता है, देखो ये एंटीरियर है, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। ठीक है, जब आप सांस लेते हो तब बाहर से हवा जब अंदर लेते हो तो ये बढ़ता है ना, ये ब्रॉडर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीरियो पोस्टीरियर का जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये बढ़ने लगता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, रिप्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप। बेटा स्टर्नम किसको कहते हैं, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो ये जो बोन है, बीच वाला जो बोन है बेटा ये स्टर्नम है। ओके, स्टर्नम इज अगेन प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन। हमारा जो रिपकेज है वो लंग्स को प्रोटेक्शन दे रहा है, जो स्टर्नम है वो बोथ लंग्स को एंड फिर हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, तो रिप्स एंड स्टर्नम ऊपर जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, दोनों तरफ से वॉल्यूम बढ़ता है बेटा। डॉर्सो वेंट्रल, अब ये देखो ये साइड, इस बंदे का ये साइड वेंट्रल है, पीछे डॉर्सल है, पीछे जो है वो डॉर्सल होता है, सामने वेंट्रल होता है। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में भी इंक्रीज होता है एंड देन एंटीरियर पोस्टीरियर में भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ऐसे भी इंक्रीज हो रहा है, एंटीरियर पोस्टीरियर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोरैसिक प्रेशर डिक्रीज होता है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे जो भी लिखा है ना बेटा, जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, ये मैं आगे जाके आपको अच्छे से समझाऊंगी, इन्होंने बस ऐसे दिया है, अब देखो इसको, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगी। तो इससे क्या होगा, एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स। ठीक है, तो आउटसाइड से अंदर जाता है लंग्स के अंदर, ये चीज होती है। देन ये एक्सपिरेशन, बेटा आप काम करते हैं, टाइम हो गया है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लास से निकल भी गए हैं। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बीइंग हियर जयदीप, प्रज्ञा एंड सिद्धि। तो बेटा इसको ना, ये जो चार्ट है इसको मैं ड्रॉ करके बताऊंगी, सिंपल भाषा में आपको समझ में आएगा। ये ऐसे डायरेक्ट देखोगे, व्हाट इज फुल जीडीपी, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके चलो, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी बेटा, इसका पूरा चार्ट बना के, तो वो देखने के बाद आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना। क्योंकि जब हमारे बॉडी में प्रेशर बनता है तो तब बाहर से ऑक्सीजन अंदर आती है, ये थोड़ी चीजें हैं, मैं आपको वो समझाऊंगी। ये समझाने के बाद फिर हम मैकेनिज्म में जाएंगे, ये टर्मिनोलॉजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। अगर कुछ डाउट है तो बेटा पूछ लो, मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था, टाइम बहुत कम था, तो क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले। ठीक है, सिलेबस कवर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना अदरवाइज यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम। कुछ डाउट है किसी को? एनसीईआरटी पढ़ के आना बेटा, एनसीईआरटी पढ़ के आना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए एनसीईआरटी पढ़ के आना। वेरी गुड, ओके ओके सिद्धि बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं। कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, वरना यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम।